नमस्कार दोस्तों, मैं पराग आप सभी का स्वागत करता हूं बातों के मुसाफिर पृथ्वीमोला जी पॉडकास्ट पर। आज पृथ्वीमोला जी पॉडकास्ट पर हम कविताएं और किस्सों के बारे में चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, गप्पे करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ी है अदिति। अदिति वैसे तो पीएचडी कर रही है एंथ्रोप्रेन्योरशिप पे, बट वो उद्योजकता के साथ साथ अदिति एक अच्छी कवि भी है और रचनाएं भी की है उसने 2-3 अच्छी, और वो कविताओं के बारे में रुचि भी रखती है। मैं भी रखता हूँ, और कौन नहीं रखता कविताओं के बारे में रुचि। सही कहा ना अदिति? बराबर है। लाइक कविता जब हम लिखते हैं, वैसे तो मैं मराठी में कंफर्टेबल रहती हूँ, पर बीच बीच में हिंदी भी सूझ जाता है, तो कुछ लिख के रखते हैं हम। और जब कविताएं लिखते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस रिलीफ हमको मिलता है, तो इट्स अ नाइस स्ट्रेस बस्टर यू कैन से। यस, आपने सही कहा। वो तो सहज बात है कि मराठी, हम दोनों मराठी है, पर मराठी होते हुए भी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए सहजता से हिंदी में भी कभी कभी कविताएं हो जाती है। और स्ट्रेस की बात कही आपने, जो तनाव हमें रहता है उसकी बात कही। मुझे लगता है कविताएं हमें बचपन की तरफ लेके जाती है, हमारे बचपन की तरफ लेके जाती है, और बचपन में हमारा तनाव काफी कम रहता है। हमारा बचपन भी एक कविता ही होती है, नहीं अदिति? हाँ, एकदम बराबर बोला पराग। इसी फ्लो में मेरी एक कविता है बचपन, तो क्या मैं वो बिल्कुल रिसाइट करूं? बिल्कुल। यस, ओके। तो कविता का नाम है बचपन। चुलबुली सी बातों में कहीं बीता था बचपन मेरा, धुंधला सा आसमान ये कहीं ले गया बचपन मेरा। बचपन के दिन भी कितने अजीब थे, जैसे भी थे पर दिल के बहुत करीब थे। नाजुक सी तितलियों की तरह उड़ता था बचपन मेरा, धुंधला सा आसमान ये कहीं ले गया बचपन मेरा। नानी की कहानियां लाती थी नींद आंखों पर, छोटी छोटी बातों से खिलती थी मुस्कुराहटें होठों पर। खुले आसमान के नीचे खिला था बचपन मेरा, धुंधला सा आसमान ये कहीं ले गया बचपन मेरा। बचपन की वो बातें आज भी याद आती है, होठों की मुस्कुराहटों के साथ आंखों में आंसू भी भर जाती है। बंद दीवारों में कहीं छिप गया बचपन मेरा, धुंधला सा आसमान ये कहीं ले गया बचपन मेरा। आसमान भी जब धुंधला बन जाता है, आसमान भी जब धुंधला बन जाता है, बारिश के जरिए मानो तब वो हमसे बतलाता है, मैंने नहीं पगले तूने ही खो दिया बचपन तेरा। खुले आसमां के नीचे आ जी ले जरा बचपन तेरा, जी ले जरा बचपन तेरा। धन्यवाद। बहुत खूब। आपकी कविता में बारिश की बात है, और बारिश जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत क्लिष्ट चीज है हमारे महाराष्ट्र के लिए। कम से कम महाराष्ट्र और भारत की बहुत से जगहों के लिए बारिश एक क्लिष्ट पार्ट है, क्लिष्ट चीज है। कई जगहों पर गिरती है, कई जगहों पर नहीं गिरती है तो हमें चाय और पकौड़े चाहिए, और नहीं गिरती तो हमारा किसान रोता है, हमारे किसान को पानी नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, और कम हो तो भी हमें तकलीफ होती है। ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो बहुत क्लिष्ट चीज है। और इसीलिए जब मैं पानी के बारे में काम करता था, जल संवर्धन का काम करता था महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा भाग में मैं जल संवर्धन के काम करता था, और वहां पर ही किसानों के साथ बहुत मेरा संबंध आया। किसानों के साथ मैंने जल संवर्धन का काम किया, किसानों की समस्याओं पे काम किया, और बारिश एक समस्या तो है ही। बारिश के बारे में आपको एक बहुत मजेदार बात याद आती है, एक किस्सा है राजा जनक का। जब रामायण काल में सीता के जो पिता थे राजा जनक, उनके यहाँ पे 12 साल बारिश नहीं हुई।
और बहुत बहुत बड़ा सूखा, 12 साल का सूखा पड़ा, और अष्टावक्र जी के पास राजा जनक गए। अष्टावक्र ऋषि उनके गुरु थे, तो अष्टावक्र को उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ उपाय बताइए, 12 साल हो गए, अभी बारिश नहीं है, अब लोग मरने लग गए हैं। हमारे यहाँ पे तो अभी तो 2 साल में लोग मरने लगते हैं, तब 12 साल लगते थे। तो तब की जो हमारी संपत्ति थी वो बहुत अच्छी थी, नैसर्गिक। तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम हल चलाओ, हल चलाना तुम्हारा काम है, तुमने हल बंद कर दिया इसलिए बारिश नहीं आई। तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए। पर्यावरण का समतोल रखना हमारा ही काम है। सही बात है। और उन्होंने उसी वक्त बोला, और यही हमको अभी समझ आ रहा है। एकदम बराबर, एकदम बराबर। और यही किस्सा और मेरे अनुभव, इस पर एक कविता, एक रचना बन गई मुझसे। एक ही बनी आज तक हिंदी में, पर एक बन गई। मैं अरे वाह, प्लीज मैं बोल, इस कविता का नाम है उधारी। तो रचना थोड़ी सी कबीरों के दोहे की जैसी है, कबीरों के भजनों की जैसी आपको लगेगी। थोड़ी सी है, थोड़ी सी अनुभव से आई हुई है। तो इसका नाम है उधारी। ओके। खेत कैसे सींचे रे बंदे, जल तो उड़ गई बाफ रे, पेड़ लगाए जा तुरे साजन, तबई जगत हो साफ रे। तोड़े है जंगल, रोकी है नदियां, फिर परजन कैसे आवे रे, अष्टावक्र ने कहा जनक को, हल से ही जल पावे रे। काल की माया आयो रे सूखा, जन सहभाग कराओ रे, भगीरथ का यही है मार्ग, मन से मन को मिलाओ रे। जन शंकर जब खोले जटाए, जन शंकर जब खोले जटाए, तबई गंगा जी पधारी रे, कहते है खेम सुनो भई साधो, सृष्टि से यही उधारी रे, सृष्टि से यही उधारी रे। वाह वाह वाह। कविता करते वक्त मेरा नाम मैं खेम बोलता हूँ। मेरा जन्म नाम खेमराज है, इसलिए मैं कविता करते वक्त खेमराज या फिर खेम आ जाता है। या फिर हिंदी में जब कविता होती तो खेम या आ जाता है मेरे, खेम आ जाता है। तो यही सोच रखना है हमें, यही सोच से आगे बढ़ना है कि पर्यावरण की रक्षण करना है। पृथ्वी मोलाची का हम काम करते हैं। पृथ्वी मोलाची मतलब ही है कि हमारी अनमोल पृथ्वी है, अनमोल पृथ्वी है। और पृथ्वी मोलाची फाउंडेशन का इसी के लिए हमने स्थापना की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही सोच रखनी है, इसी सोच से आगे बढ़ना है कि जीवन में हम सबको कुछ सोच होनी चाहिए, कुछ ध्येय होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को ध्येय मानकर या फिर किसी व्यक्ति को फॉलो करके हमें कुछ मिलेगा। तो हमें किसी सोच को फॉलो करना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, सोच तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। मतलब एक सोच, अच्छी सोच से पूरा जीवन हमारा बदल ही जाता है। तो इसी फ्लो में सोच की एक कविता कथन करूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक यही एक विषय पे कविता लिखी हुई है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगली कविता का नाम है सोच। हर एक सोच में डूबा रहता है, जिंदगी की पहल में उलझा रहता है। वक्त नहीं मिलता ये तो बस एक बहाना है, खुद ही की सोच में शायद गुजरा जमाना है। सोच सोच के सुलझते हैं हम या खुद में ही उलझते हैं हम। सब कहते हैं सोचने से अच्छा होता है, सब कहते हैं सोचने से अच्छा होता है, पर फिर सोचा तो समझ आया सोच के तो गुनाह भी होता है। सोच की फर्क से जिंदगी बदल जाती है, अच्छी सोच से चेहरों पर मुस्कुराहटें भी तो आती है। अभी सोचा, गौर कीजिए, अभी सोचा तो समझ आया सोच से ही तो जिंदगी है। अभी सोचा तो समझ आया सोच से ही तो जिंदगी है। बिना सोचे जीने की
आखिर सोच ही तो होती है, सोच ही तो होती है। वाह वाह धन्यवाद। वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है सोच ही हम सबका जीवन रचित करती है। जीवन होगा, है। हाँ, हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, हमारा पात्र जो है इस जीवन पट पर वो कैसा होगा, ये हमारी सोच ही कथित करती है हमें हमेशा। कथित करती है। सोच, और हमारे पूर्वजों ने सोच के ही तो दूरदृष्टि से हमारा पूरा बिल्कुल बिल्कुल। आज वो सब जो हमारे पूर्वजों ने आज तक किया है, मैं आपको महाभारत का भी उदाहरण देना चाहता हूँ कि महाभारत में जो भी पात्र हमें दिखते हैं, दुर्योधन दिखता है, कृष्ण जी दिखते हैं, अर्जुन दिखता है, भीम दिखते हैं, भीष्म दिखते हैं, ये सब व्यक्ति से ज्यादा ये सब सोचे हैं, और हर सोच उस व्यक्ति को तैयार करती है। अगर आप महाभारत देखें तो महाभारत का एक मेरे बहुत आज कविताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और महाभारत की बात निकली है, तो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं मेरे जो कवि एक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं, और उनकी बहुत बड़ी रचना है रश्मि रथी नाम से, जो महाभारत पे उन्होंने वो काव्य किया है। उसका तृतीय सर्ग है, इस सोच के बारे में ही वो चीज है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। तो इस जो तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का, उसमें प्रसंग ऐसा है कि कृष्ण कौरवों के पास आते हैं और कौरवों को शांति संदेश लेके आते कि समझौता कर लो, और अगर समझौता कर लिया तो युद्ध जो होने वाला है वो होगा नहीं, वो हम इसे ही रह सकते हैं। तो वो प्रसंग है, और उस प्रसंग में आपको सोच दिखेगी, श्री कृष्ण जी की सोच दिखेगी, दुर्योधन की दिखेगी, एक दो और पात्रों की जो उसमें उस प्रसंग के समय थे उनकी सोच यहाँ पे दिखेगी। मैं वो कविता आपके सामने, उस सर्ग का एक अंश है, वो अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जरूर। इस अंश का नाम वैसे तो कुछ नाम नहीं है, पर बहुत से लोग इसे कृष्ण की चेतावनी इस नाम से जानते हैं। तो वो अंश ऐसा है: वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर हंसी न उड़ाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विचाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे है। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रुग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि गंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत ओल अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा सी कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन।
पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। तूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन यदि तूने न माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूपर वन्य प्रकर। पण शेषनागा डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रुगाल सख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो यह है रामधारी दिनकर जी ने हमें सोच के बारे में बताया कि किस तरह से सोच होनी चाहिए और किस तरह से अगर सोच टकराती है तो रण होता है। सोच का सुलझना कितना महत्वपूर्ण है, ये समझ में आता है इस कविता से। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम प्रदूषण विषय पर काम करते हैं, पर्यावरण विषय पर काम करते हैं, तो हर कोई हम देखते हैं कि जल प्रदूषण पर काम कर रहे हैं, वायु प्रदूषण पर काम कर रहे हैं, कोई घन प्रदूषण पर काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर काम चल रहा है। पर मानसिक प्रदूषण पर काम कब होगा? क्योंकि मुझे लगता है एक पर्यावरण विषय में शिक्षण लेने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रदूषण का मुख्य स्रोत तो मन है। क्योंकि अगर आपका मन ही शुद्ध होगा, आपका मन ही प्रदूषित नहीं होगा, तो बाकी प्रदूषणों का स्रोत ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत गंभीर विषय है ये। मानसिक प्रदूषण तो घटाना ही पड़ेगा अब। और इसके लिए अच्छे महान पुरुषों की या हमारे पूर्वजों की जो चरित्र है, बिल्कुल वो हमें पढ़ने चाहिए कहीं पे। उसी में हमारी अच्छी सोच को हमको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो हम जिनको देखकर हमारी सोच बना सकते हैं, वैसे महापुरुषों के बारे में कहा जाए तो उनके भी विषय में हमें बहुत कुछ मिलता है। महाराष्ट्र से हम दोनों, और हमारे लिए प्राणों से अधिक प्यारे है हर महाराष्ट्र के निवासी को है, वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उनकी सोच जो थी वो आज तक हमें दिखती है कि आज तक उन्होंने तैयार किया गया जो भी कुछ व्यवस्थाएं थी, उनका जो मैनेजमेंट का था, उनका गोरिल्ला वॉरफेयर था, वो आज भी चालू है। आज भी उसे लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं। तो इसीलिए उनको जानता राजा कहते हैं। हाँ, जानता राजा यानी जो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, जो भविष्य पहचानता है, उस बारे में रहता है। पर सिर्फ यही नहीं, उसके साथ अगर कुशलता से युद्ध नीति हमें आती हो, युद्ध नीति सिर्फ युद्ध में और रण में ही खेली जाती है ऐसा नहीं। मुझे लगता है युद्ध हमारे मन में चलता है। मानसिक प्रदूषण की बात जो छिड़ी, तो युद्ध हमारे मन में चलता है। जो समुद्र मंथन का किस्सा है हमारे यहाँ पे, तो उसमें कहा गया है कि मेरू पर्वत को राक्षस और देवगण
दोनों ने समुद्र में डालकर उसका मंथन किया और उससे अलग अलग रत्न अमृत वगैरह निकले। तो उसमें उसका अगर हम उसके बारे में और विचार करें, उसमें हमारी सद सोच लगाए, तो हमें समझता है कि ये हमारे मन का विषय है। जो समुद्र मंथन है, जो मेरू पर्वत है, उसको रामदास स्वामी ने कहा है कि निश्चयाचा महामेरु, जिसका मतलब है जो मेरू है वो निश्चय है, और जो देवगण है वो हमारा संकल्प है, और राक्षस है वो विकल्प है, हमारी पॉजिटिव और निगेटिव सोच। तो वो मिलके उस निश्चय को हमारे डगमगाते हैं समुद्र में, हमारे मन के समुद्र में, और सबसे पहले उसमें से विष निकलता है और सबसे आखिर में उसमें से अमृत निकलेगा। तो ये गंदगी निकल जानी चाहिए, गंदगी निकल जानी चाहिए। और गंदगी, तो ये जो युद्ध है, ये जो रण होता है हमारे मन के भीतर, इस रण को भी गोरिल्ला वारफेयर से आप जीत सकते हो, पता है और गोरिल्ला या फिर छुपा युद्ध तंत्र जो है वो शिवाजी महाराज से ज्यादा बेहतर हमें कौन समझा सकता है। शिवाजी महाराज का नाम अगर सामने आता है तो उन पर कविताएं जिन्होंने की, कवि भूषण बहुत प्रख्यात है, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर बहुत सारी कविताएं की। शिवा बावनी नाम से उनका ग्रंथ है, जिनमें आपके पास है कोई कविता? बिल्कुल, मैं ठीक है, मैं एक प्रख्यात कविता है शिवाजी महाराज पर उनकी एक वो बताता हूँ। उनकी शिवाजी महाराज और उनकी सेना ऐसी कविता है, प्रख्यात है। मैं वो कविता आपसे साझा करता हूँ। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीत न चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबर न किलरलत है। एल फैल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पहले सैल उसलत है। तारा सौ तरणी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारयो हलत है। इस तरह से कवि भूषण जी ने, कवि भूषण जी जब कविता है, लय भी कितनी अच्छी लग रही है, मतलब सुनते वक्त भी एक लय, वही कवि भूषण जी कविताओं में यही चीज है कि हर अलंकार में उन्होंने कविता की शिवाजी महाराज। जब कवि भूषण शिवाजी महाराज की सेना के सामने कविताएं बताते होंगे तो कितना वो उनमें जो अंदर उनके साहस भर जाता होगा। वो हमें ही इतना साहस लगता है कविताएं जब हम बोलते हैं यहाँ पे, तो तब तो उस वातावरण में किसी और गगन पर वो सब होंगे। इसमें कवि भूषण जी की और एक कविता है, बहुत ही डरावनी कविता है। अब हमने देखा एक वीर अलंकार में कविता सेना में, और एक डरावनी कविता भी उनकी, तो वो डरावनी कविता मैं आपसे साझा करता हूँ उनकी। प्रेतिनी पिशाच अरु निशाचर निशाचर हु, मिली मिली आपू समय गावत बधाई है। भैरो भूत प्रेत भूरी भूदर भयंकर से, जुत्थ जुत्थ जोगिनी जमत जुरी आई है। किली के कुतूहल कर तिकली, डिमी डिमी डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रुकुटी चढ़ाई है। एक भयंकर डर के भाव की कविता उनकी है। डर की भाव की, हाँ। इसमें इस कविता का आशय ऐसा है कि सब प्रेतिनी पिशाच निशाचर अरु जो है वो सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और कैलाश छोड़ के निकल पड़े हैं धरती पर जाने के लिए। और सारे जो भूत प्रेत है, भैरव है, उनकी जोगिनी जमात है, वो सब जा रहे हैं एक होकर, बहुत लोग जा रहे हैं। और ये सब देख के जो पार्वती है शिवा, तो वो शिव को पूछती है, शंकर जी को पूछती है कि ये क्या हो रहा है, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा कैलाश छोड़ के क्यों जा रहा है, सारे भूत प्रेत पिशाच कैलाश छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि शायद शिवाजी महाराज ने भ्रुकुटी चढ़ाई है, वो शत्रु को मारने वाले हैं, इसलिए उनको खाना मिलेगा प्रेतिनी पिशाच और भूतों, तो इसीलिए शायद वो कैलाश छोड़ के धरती पर जा रहे हैं।
पीस के लिए जा रहे हैं। पीस के लिए जा रहे हैं, उन्हें आज पार्टी है। चकित कर देने वाली बहुत सी कविताएं हैं। हाँ, ऐसी मजेदार ये कविता हमें जिंदगी की बातें बताती हैं कि हमारी जीवन का सार बता देती जीवन का सार बताती है कि हर एक भाव, डर का भाव है, वीर रस है, या फिर रश्मि रथी में हमने देखा कि हर एक सोच है अलग अलग। हम जब भगवान के साथ होते हैं उसका भाव अलग होता है, जब हम एक नेगेटिव सोच पर अड़िग रहते हैं तो उसका भाव क्या होता है। हर एक भाव के बारे में, हर एक सोच के बारे में हमें इससे पता चलता है। तो ये एक खाने की तरह है ना पराग, मतलब अभी मैंने सोचा तो मतलब सोच बार बार आती है हमें। हाँ, तो खाने की तरह, मतलब खाने में जैसे बहुत सारे हमको पकवान अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ खट्टा भी चाहिए, कुछ मीठा भी चाहिए, कुछ तीखा भी चाहिए। तो इसी तरह की जिंदगी हमारी होती है, मतलब सभी रस होने चाहिए जिंदगी में, वरना जिंदगी का तो कोई अर्थ उसका नहीं है। मतलब हर एक कविता का हर एक रस है, कुछ खट्टी मीठी है, कुछ तीखी भी है। जैसे हमने एक भयंकर रस की कविता देखी, तो ऐसी ये जिंदगी है हमारी, क्योंकि हर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें हर एक रस को चखना ही पड़ता है। ये आपके हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है, आपको चखना ही पड़ता है। हाँ, तो इसी श्रृंखला में हाँ, मुझे याद है आपकी एक जिंदगी पर एक कविता है। हाँ। हम सुनना चाहेंगे, अगर हमारे श्रोता भी सब सुनना चाहेंगे ये कविता। जरूर। तो कविता का विषय है, जैसे हमने बोला, जिंदगी। जिंदगी तो बस एक बहाना है, मनचाहे पल जीने का एक छोटा सा जरिया है। वही तो बिताते हैं हम ऐ जिंदगी, इन्हें यादगार आखिर तुझे ही तो बनाना है। यादें सिमट कर रखनी है हम, पल पल का हिसाब करना है हम। तेरे सफर में चलते चलते ऐ जिंदगी, उन्हीं यादगार पलों के सहारे ही तो जीना है हम। जीकर मरते लोगों को देखा है हमने, गौर कीजिएगा, जीकर मरते लोगों को देखा है हमने। हर रोज जीने के लिए मरने वाले भी देखे हैं हमने। हर दिन नया तोहफा लाने वाली ऐ जिंदगी, मर के जीने का सपना भी तो सजाया है हमने। हिसाब रखने की वैसे तो हमारी फितरत नहीं, हिसाब रखने की वैसे तो हमारी फितरत नहीं, पर बेहिसाब जिंदगी का भी तो कोई मोल नहीं। इस दरिया के पार भी कोई राह देख रहा होगा हमारी, क्योंकि बिना जिए कहलाने वाली आखिर जिंदगी भी तो नहीं, जिंदगी भी तो नहीं। धन्यवाद। वाह 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 वाह, आपने खत्म ही कर दिया जिंदगी का सार यहीं पे। तो कोई राह देख रहा है इस दरिया के पार, हमें पार करके जाना है इस दरिया को। इस दरिया पार हो जाएगा, फिर वहाँ कोई राह देख रहा होगा। तो जीवन तो जीना है, पर जी के फिर बाद में जो है उसका भी रस चखना है। तो इसके लिए ये जो है हमारी थाली में परोसा हुआ सब, तो उस सभी का एक छोटा छोटा निवाला हमको चखना जरूरी है। जीवन की जो बात आपने कही, तो जीवन कैसा है, कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे सामने दो व्यक्ति ऐसे दिखते हैं जिनके जैसा जीवन कोई भी चाहेगा, न कोई विरोध, सर्वेशाम अविरोध है न, ऐसा जीवन चाहिए। वो दो व्यक्ति मुझे हमेशा लगते हैं, आज भी लगते हैं, बहुत से भारतीयों को लगते होंगे। एक तो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरे उनके साथ ही जिनका कार्यकाल था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
हाँ हाँ। और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी भी बहुत उम्दा बिल्कुल। कवि थे। हाँ, आपने उनकी रचनाएं जिंदगी पर जो अभी कविताएं दी, जो जो जीवन के बारे में हमें बताती हैं, तो उन उन उन्होंने भी बहुत सी अनुभूतियां ली हैं। ये जो हमने अलग अलग रस बताए जीवन के, कुछ कड़वे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे, ऐसे ऐसे अलग अलग रस। तो अटल जी ने भी वो अनुभव किए ही है, वो तो है ही। और उनकी एक कविता से वो प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है कि ये इस कविता के बाद मैं आपके साथ साझा करता हूँ ये कविता। उसकी दो अनुभूतियां हैं, पर मैं एक साथ ही दोनों अनुभूतियां बताता हूँ कविता। ओके ओके। कविता का नाम है, बहुत लोगों को पता होगी, इसका नाम है गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे सॉरी बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दूसरी अनुभूति है जिसमें वो गीत नहीं गाता हूँ से गीत नया गाता हूँ आते हैं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वाव। ऐसे हमें राजनेता मिले, हमारे आज जरूरत है हमारे राष्ट्र को इस तरह के नेताओं की। सेल्फ मोटिवेशन भी कहीं पे नजर आता है हमको। बिल्कुल। गीत नया गाता हूँ और हार नहीं मानूंगा। उसमें इतना सुंदर एक पंक्ति है इस कविता में, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ। ये एक अंग्रेजी में बहुत बड़ी कहावत है, सिल्वर लाइनिंग। और एक चित्रपट याद है मुझे अंग्रेजी का, उसका नाम है सिल्वर लाइनिंग्स ऑफ। और उस चित्रपट का पूरा सार इस सिर्फ एक पंक्ति में अटल जी ने बता दिया है कि प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ। सुबह सुबह मैं सूर्य की जो पहली किरण है सिर्फ वही देख पाता हूँ, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए मैं गीत नया गाता हूँ। जीवन का सार मिल गया था उनको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आदित्य आज आपसे कविता और किस्सों के बारे में बात करते हुए। बहुत अच्छी तरह से हमने भी वो सारा डायमेंशन में जाके आए, हम उस पूरी धुरी में जाके आए और कहाँ से कहाँ तक गए। आपकी कविता, आपकी कविता महाभारत काल में भी गए। हाँ, मतलब बचपन से स्टार्ट करके हमने महाभारत जाके आए, शिवाजी महाराज जी से मिलके आए, फिर जिंदगी का सार आपने बताया, के बारे में भी बताई, और पर्यावरण की उधारी, सृष्टि से जो उधारी है उसके बारे में हमने बात की। और ये सब गाँव में मुझे लगता है कि जो अपने अंदर का जो एक उमस होती है, जो हमें दबा कर रखती है अंदर ही, वो सिर्फ कविता के रूप में बाहर आती है। और जब शांत बनते हैं तो अपने आप से वो आ जाता है। बिल्कुल। मैं अब एक
बात बताऊं आपको, जब बोलने की बारी आती है, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ हिंदी में, पर जब बोलने की बारी आती है तो मैं थोड़ी सी झिझक जाती हूँ हिंदी में बातचीत करने में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदी भाषिक, पर तभी एक झिझक तो रहती है, बिकॉज हम उतने फ्लुएंट नहीं रहते हिंदी बात कर। बराबर। पर जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मालूम नहीं क्यों अच्छे से लिख जाती हूँ, और मुझे अपने आप पे ही एक क्या कहते हैं, फक्र महसूस होता है। अरे वाह, मैं बोल नहीं पाती हूँ तो पर लिख तो अच्छा लेती हूँ, मतलब समझ आता है लोगों को। मैं जो भी लिखती हूँ वो समझ तो आता है, इतना अच्छा लिख पाती हूँ। बिल्कुल। तो यही एक हर कोई कविता नहीं कर पाता। हाँ, और जो कर पाता है वो अंदर से ही आती है। हाँ। मराठी में दूसरा एक नाम है अभंग। तो अभंग यानी जो भंगता नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कविता भी वैसी होती। हाँ, कुछ कवि होते हैं जो बैठकर वो उसका लय में लगाकर उसको बनाते हैं, एक शब्द चढ़ाते हैं, पर उस तरह से कविताएं नहीं बनती। उत्स्फूर्त जो कहते हैं हम, जो अंदर से आया और लिखा, वही कविता होती है। अभी दिमाग में आया, अभी सूझा और अभी लिख लिया। हमारा जो योग अष्टांग योग है, उसमें हमारे अष्टचक्र जागरूक करने का, सप्तचक्र जागरूक करने का जो कहा जाता है, कुंडलिनी को जागरूक करने का, उसमें स्वादिष्ठान चक्र जो है उसको जब जागरूक करते हैं तब कहते हैं कि कविताएं अपने आप आती हैं अंदर से। अरे वाह। तो जब हमें हमारे स्वादिष्ठान जागरूक हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं क्या हम? ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि उस क्षण के लिए जागरूक हो सकता है हमारा। मुझे लगता है ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, ये जब हमें खुद के अधिष्ठान का एक छोटा सा अनुभव होता होगा, तब कविता अपने आप करती है। पर बहुत अच्छा लगा पराग आपसे बातें करके और आपकी कविताएं सुन के। बहुत मजा आया। और मैंने तो दिग्गज कविताओं की कविता ही आपके सामने साझा की, पर आपने जो कविताएं हमारे साथ साझा की वो तो जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। फिर से हम मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे। बिल्कुल। पृथ्वीमाला जी पॉडकास्ट पर हम ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग विषयों पर बात करने वाले हैं। और जो अगला हमारा पॉडकास्ट आने वाला है इसके बाद, वो भी एक अलग ही विषय पर है। हिंदी वाला ही पॉडकास्ट की सीरीज जो है हमारी, वो चलने वाली है अभी कुछ दिन। तो सभी श्रोताओं से मैं कहता हूँ कि आप सुनिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि आपको भी हमने जो आज यात्रा की कविताओं की, तो इस यात्रा में आप अपने दोस्तों को भी ले गए और हमारा पॉडकास्ट देखिए। पृथ्वीमाला जी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पृथ्वीमाला जी फाउंडेशन के जुड़िए, एक पेड़ लगाइए कम से कम। धन्यवाद। और आपके कुछ सुझाव हो तो पृथ्वीमाला जी के चैनल पे कमेंट भी कीजिएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, आपकी जो पसंदीदा कविता होगी, कवि होंगे, उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।